हेलो एवरीवन, हमने बेसिकली स्टार्ट किया है जीएसटी। जीएसटी के बारे में अपन ने क्या स्टार्ट किया था? जीएसटी इज एप्लीकेबल या चार्ज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और both। मतलब जब सप्लाई भी होगी या गुड्स की होगी या सर्विसेज की होगी, वो सप्लाई पे ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका क्या होगा? जीएसटी लगेगा। और ये जीएसटी एप्लीकेबल हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये अपन ने ऑलरेडी बात कर ली। अब जो जीएसटी लगेगा वो सप्लाई के ऊपर लगेगा। क्या सप्लाई करने पर लगेगा? गुड्स या सर्विसेज और बोथ, जिसमें से अपन ने गुड्स की डेफिनेशन ऑलरेडी कवर कर ली थी। कोई प्यारा बच्चा बताएगा गुड्स की डेफिनेशन लास्ट बेंच पर। गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? गुड्स लास्ट बेंच। लैंड इंक्लूड नहीं होती, लैंड इंक्लूड होगी। क्रॉप्स गुड्स में इंक्लूड होगी और बहुत कुछ था। हाँ बेटा, इधर प्यारी बच्ची लास्ट बेंच राइट हैंड साइड, इधर उधर बड़ा ढूंढ रही हो, कुछ मिल जाए मेरे को। तुम ही बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द गुड्स? ये इंक्लूड करता है। और बताओ, तुम बताओ गुड्स का मतलब क्या है? क्लास ली थी। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? मैं ही बता देता हूं, मैंने सिर्फ डेमो देने कहा। बेटा तुम बताओ। हाँ, यदि अपन ने लैंड परचेज नहीं किया, अपने सिर्फ क्रॉप्स को परचेज किया, तो वो क्या है? वो गुड्स। और यदि आपने पूरी लैंड यदि परचेज कर ली, क्रॉप्स भी साथ में आ गई, फिर तो आपने लैंड परचेज की, दैट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो गुड्स नहीं है। और मेरी आदत क्या है? मेरी आदत बड़ी बेकार है। जिसको आता है ना, मैं उससे नहीं पूछता। मैं पेज अच्छे से रीड करता हूँ, सिर्फ उसी बच्चे से पूछता हूँ जो अटकना होता है और जो पढ़ के नहीं आता। तो अपने को क्या करना है, मैंने किया डेमो देने के लिए किया। मैं तुम लोगों को सिर्फ डेमो दे रहा हूँ। व्हाट आई एम, सिर्फ मैं अपने बारे में बता क्या कर रहा हूं कि मैं आने वाले 6 या 7 महीने के अंदर अपन किस तरीके से पढ़ेंगे। तो मतलब ये कि जब भी आपको नेक्स्ट डे आना है, तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है 15 मिनट्स या 20 मिनट्स पढ़ के, तो क्लास लेने का मजा ही आपका डबल हो जाएगा। ये हमें पता है कि जो जीएसटी आपका चार्ज होगा, जीएसटी लगेगा सप्लाई के ऊपर। सप्लाई में भी गुड्स, में भी सर्विसेज और में भी बहुत। और गुड्स का मतलब समझ में आ गया कि जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है, मूवेबल नॉट इमूवेबल, तो जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है सब गुड्स है। लेकिन मनी और सिक्योरिटीज ये तो मूवेबल, लेकिन मना किया हुआ है गुड्स नहीं है। लेकिन जो आपकी एक्शनेबल क्लेम्स है, लाइक लॉटरी, बेटिंग, गेमलिंग, जो अपने बातें की थी, अनसिक्योर्ड जो भी आपके डेब्ट्स हुए, जो भी प्रॉमिसरी नोट है, जो भी आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा। और जो भी आपकी ग्रोइंग क्रॉप्स है, need to be severed before supply, that is also treated as a goods. Now we come to the services. सर्विस की जो डेफिनेशन लो में दी हुई है, सर्विस मीन्स एनीथिंग, इज अ वाइडर डेफिनेशन। इन्होंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया, इन्होंने क्या बोला? सब कुछ। आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, जो भी आपकी एक्टिविटी है, सारी एक्टिविटीज आपकी क्या है? मतलब सर्विस मीन्स एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कोई भी एक्टिविटी। तो यदि आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो क्या सर्विसेज है? तो पहला पॉइंट, तो यदि आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको अपने समझ में आ जाएगा। मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी करूं, वो सर्विस है। फिर गुड्स क्या है? इसका मतलब अदर देन गुड्स, क्योंकि गुड्स तो गुड्स होता है। गुड्स को तो हमने क्या किया? डिफाइन कर दिया। जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है वो गुड्स, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है वो गुड्स है। और गुड्स के अलावा यदि आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, क्या है? सर्विसेज।
तो इसका मतलब मनी और सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है। तो क्या मनी और सिक्योरिटीज सर्विसेज है? आंसर इज नो, वो भी सर्विसेज नहीं है। 3 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? हमने क्या बोला? सर्विस मतलब कुछ भी। हम सर्विस के अंदर क्या है वो नहीं बता रहे, हम क्या बता रहे हैं? सर्विस मतलब कुछ भी। सर्विस के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? 3 पॉइंट। नंबर 1 गुड्स, नंबर 2 मनी, नंबर 3 सिक्योरिटीज। समझ में आ गई बात? इसका मतलब सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो मनी एंड सिक्योरिटीज। क्या बेटा? मनी एंड सिक्योरिटीज कभी भी गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात तो जीएसटी पढ़ने का मजा अलग है। एक ही सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है पढ़ते ही जाओ। आई लव जीएसटी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बात कर रहे हैं बेटा अपन? सर्विस। तो सर्विस मींस एनीथिंग, कुछ भी एक्टिविटी हो सब सर्विसेज है। इंक्लूड क्या क्या नहीं करेगा? गुड्स को इंक्लूड नहीं करेगा, मनी को इंक्लूड नहीं करेगा, सिक्योरिटीज को इंक्लूड नहीं करेगा। यहां तक क्लियर होगा तो आगे बढ़े। बट इंक्लूडिंग हमने बोला कि जो मनी है, क्या बोला? तो जो मनी है वो सर्विसेज नहीं है, क्योंकि मनी गुड्स भी नहीं है और मनी सर्विसेज भी नहीं है। लेकिन क्या मार्केट में बहुत सारे लोग मनी चेंजर्स का काम करते हैं। आपने देखा होगा मनी चेंजर्स। एमआई रोड पे आप जाओगे तो आप लिखा होता है मनी चेंजर्स। मनी चेंज करना, मनी चेंज करना मतलब कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम द वन करेंसी टू अनदर करेंसी। इस बच्चे का बड़ा मन कर रहा है, कहां जाने का बेटा? मॉरिशस। बेटा मॉरिशस में पता है क्या चलता है? मॉरिशस रुपीज जाने का बड़ा मन कर रहा है, मुंडी ला रही है मैं जाऊंगी। तो भैया मॉरिशस में रुपीज नहीं चलता, मॉरिशस में चलता है मॉरिशस रुपीज। तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में जाने का मन कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में पता है क्या चलता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो यूके में जाने का मन कर रहा है तो यूके में क्या चलता है बेटा? पाउंड। और ये प्यारी बच्ची बोली मेरा भी नाम ले लो, तो इसको जाने का मन कर रहा है जापान। जापान में क्या चलता है बेटा? जापानीज येन, YEN, जापानीज येन। आपको बच्चा बोलता है चाइना जाने का मन कर रहा है, चाइना का नाम क्यों लिया? नहीं ठीक है, किसी चाइना जाने का मन कर रहा है तो चाइना में क्या चलता है? चाइनीज युआन। नहीं आपको याद नहीं करना ही, ये कोर्स में नहीं तो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो यदि एक करेंसी से दूसरी करेंसी में यदि आप कन्वर्जन करते हो, मतलब मेरे पास क्या होगा बेटा? मेरे पास बेटा हमारे पास क्या होगा? क्या है अपने पास? रुपीज है हमारे पास, क्योंकि इंडिया में क्या चलता है? रुपीज। तो रुपीज है, लेकिन आपको चाइना जाने का तो आपको क्या चाहिए होगा? युआन चाहिए होगा। तो रुपीज को युआन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो कन्वर्जन है ये अपन लोग नहीं कर सकते, ये आपके आएगा ECIPL के अंदर, फेमा। क्योंकि जो भी मनी के मैटर होते हैं उनमें आरबीआई कंट्रोल करता है। तो आपको पता होगा मनी जहां भी आएगी वहां पे कंट्रोलर कौन है? आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने क्या कर रखी? बहुत सारी फेमा सब आएगा धीरे फेमा की रेगुलेशंस बना रखी, तो उसमें कवर्ड। कौन देखता है ये? ऑथोराइज्ड डीलर्स। कौन? जैसे अभी कोई बच्चा बोले से मेरे घर में बहुत सारा डॉलर पड़ा है, हो ही नहीं सकता, तो मैं जेल में डाल देंगे। यू कैन नॉट डील इन द फॉरेन करेंसी। यस, आप फॉरेन करेंसी में डील नहीं कर सकते। फॉरेन करेंसी में डील कर सकता ओनली ऑथोराइज्ड डीलर्स, जनरली जो होते हैं बैंक, FIs या मनी चेंजर। ये लोग ही मनी चेंजिंग का काम करते हैं। मनी चेंजिंग मतलब रुपीज टू डॉलर, डॉलर टू रुपीज। समझ में आया बेटा? तो यदि फॉर एग्जांपल आपकी जो करेंसीज है, आपने रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट किया, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट किया, ये जो मनी चेंजर है ये सर्विसेज है, ये सर्विसेज है। ओनली मनी, ओनली सर्विसेज नहीं है। लेकिन मनी को यदि एक करेंसी से दूसरी करेंसी में यदि कन्वर्ट किया जाता है वो सर्विसेज। और इसके लिए बैंक वाले क्या करते हैं? इनडायरेक्टली कुछ सर्विस चार्जेस भी लेते हैं। समझ में आ गया? मेरा 200 का नोट है, 200 का खुला है किसी के पास? 100 की 2 नोट है। ये बच्ची बोली मेरे पास है, तो मैंने क्या किया बेटा? एग्जाम्पल, ये 200 का नोट है, दे नहीं रहोगे तुम्हें ना? तो 200 नोट है, मैंने बच्ची को दिया, इसने मुझे 200 की नोट दे दिया है, 50 के 4 नोट दे दिए। ये क्या हुआ? ये हुआ डिनोमिनेशन चेंज। क्या हुआ? ये 200 का नोट है। क्या है बेटा? 200 रुपीज का नोट है, 200 रुपीज का नोट दिया, उसके बदले मैंने क्या किया? 50 रुपीज के 4 नोट लिए।
ये जो कन्वर्जन है ये सर्विसेज है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां तो प्यारी बच्ची बोल नहीं सकती और बाकी बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो चेंज नहीं करेंगे, हमें क्या फायदा। ठीक है, यहां तो एक रेस्पेक्ट वाली बात है, लेकिन आप ऐसे इमेजिन करो आप रोड पे क्या हो, आपने किसी पान वाले को पान वाले भैया 100 की खुले दे 1-1 रुपए, ठीक है, बहुत सारे 1-1 रुपए, काम कर 100 रुपए के बदले 1-1 रुपए के अंडे कोइन दे दे, आप तो पता क्या बोलेगा, नहीं है क्या बोलेगा, आप उसको बोले 90 दे दो, है डिफरेंस समझ में आया मैंने क्या बोला, नहीं आया समझ में। बेटा तुम्हारे पास क्या है 100 रुपीज, क्या है, तुम्हें 1-1 रुपए के 100 कॉइन्स चाहिए, क्योंकि 100 रुपए के बदले 100 कॉइन्स मिलने चाहिए, तो तुमने पान वाले को बोला भैया दे दो, भैया ने बोला नहीं मिलेगा, है ही नहीं, ये बहुत समझदार है चंटू बच्ची, तो इसने क्या बोला भैया एक काम करो, इसने इमीडिएटली क्या बोला भैया नहीं 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 आप तो 90 कॉइन ही दे दो, हाँ वो तो है, उसने इमीडिएटली आके क्यों बोला, समझ में आया कि नहीं आया, किसी को मजा नहीं आता बिना कंसिडरेशन के, क्या बेटा वापस है, कम बैक क्या बात कर रहा हूं बेटा, यदि कोई भी मनी को क्या ओनली मनी सर्विसेज नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बोला ओनली मनी सर्विसेज नहीं है, लेकिन मनी को यदि आप कन्वर्ट करते हो फ्रॉम द वन करेंसी टू अनदर करेंसी फ्रॉम द वन डिनोमिनेशन, क्या बोलते हैं इसको डिनोमिनेशन, तो यदि आप एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में यदि आप क्या करते हो कन्वर्ट करते हो, क्या करते हो कन्वर्ट करते हो, और जिसके लिए चार्जेस लिए जाते हैं, क्या बोला बेटा लास्ट में मैंने, कितने चार्जेस लिए इसने, तो सर्विसेज, और यदि जैसे ये बच्ची है बेटा मांग मत लेना मेरे से, आज तो पूरा कोर्स ही बाकी कैसे मांगी, मतलब क्या करूं, मेरी आदत खराब है, मैंने पहले रबर पूरे मजे कर करके पढ़ेंगे, मैं सीएस होके नहीं पढ़ा सकता, मेरे को आता ही नहीं, फिर लाइफ इज फन, तो 6 महीने अपने को क्या करना, पूरा एंटरटेनमेंट ही करना, मैंने पहले बोला टैक्स से इजी कोई सब्जेक्ट है नहीं, क्या बेटा 200 रुपए के बदले तुमने 100 रुपए दिया, ऐसे मतलब है सर 100 का एक नोट दे दूं और एक 50 का और एक 20 के, ना बेटा ज्यादा संटाई करने का नहीं, पूरे 100 की 2 नोट चाहिए मेरे को, ये सर्विसेज नहीं, ये सर्विसेज नहीं है, क्योंकि इसने अलग से कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया। लेकिन यदि आपको ये बोला जाए कि आपको 100 रुपए का कॉइन दो, 100 रुपए के कॉइन मतलब 100 रुपए के नोट के बदले आपको 1 रुपीज के या 2 रुपीज के पूरे नोट ना मिले, कुछ अमाउंट वो सामने वाला आपसे कंसिडरेशन के फॉर्म में ले लेते हो, क्या है सर्विसेज, क्या है बेटा, अब कुछ समझ में आया बेटा, मजा आ गया, आई लव सीएसटी बट इंक्लूडिंग, वापस से पॉइंट बोला मैंने, बहुत बार रिपीट कर दिया बेटा, आप क्लियर हो गया होगा, क्या मनी ओनली मनी, हेलो क्या बोला लास्ट बेंच, हाँ मनी सर्विसेज नहीं है, लेकिन यूज ऑफ मनी, क्या यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन बाय केस या बाय एनी अदर मोड फ्रॉम द वन फॉर्म, फ्रॉम द वन करेंसी, फ्रॉम द वन डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म, अनदर डिनोमिनेशन या अनदर करेंसी फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, यदि बिना किसी कंसिडरेशन के यदि कोई भी मनी का फॉर्म यदि चेंज होता है, करेंसी चेंज होती है या डिनोमिनेशन चेंज होता है तो सर्विसेज नहीं है, लेकिन यदि आपका कन्वर्जन हुआ, क्या हुआ बेटा, मनी का कन्वर्जन हुआ फ्रॉम द वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन, फ्रॉम द वन करेंसी टू अनदर करेंसी, जिसके लिए सामने वाला कुछ कंसिडरेशन, कुछ टोकन, बोलते टोकन, कुछ तो खर्चा पानी, जैसे मार्केट की लैंग्वेज में बोला जाए तो जनरल बोलते हैं भैया खर्चा पानी, चाय पानी का पैसा तो दे दो ना, पैसा थोड़ी मांग लो लेकिन चाय पानी, क्या बेटा चाय पानी, तो अपन क्या बोलते हैं कंसिडरेशन, तो जिसके सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है तो वो सर्विसेज, क्लियर। जैसे अपन ने बात की मनी सर्विसेज नहीं है, सिक्योरिटीज भी सर्विसेज नहीं है, लेकिन मनी कब सर्विसेज बन जाता है वो मैंने क्लियर कर दिया, सिक्योरिटीज भी जनरली सर्विसेज नहीं है। सिक्योरिटीज मतलब मैंने कुछ एग्जांपल दिया था बेटा, टाटा मोटर्स, नाम सुना बेटा टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स हो गया आपका, महिंद्रा महिंद्रा हो गया आपका, एनटीपीसी हो गया आपका, एनएचपीसी हो गया आपका, आरईसी हो गया आपका, सुजलॉन एनर्जी हो गया, बहुत सारे शेयर्स मुझे पता है। तुम्हें प्यारी बच्चे सुजलॉन एनर्जी के शेयर खरीदती और बेचती है, तुमने शेयर्स खरीदे और फ्यूचर में बेच दिए, ये सर्विसेज नहीं है। लेकिन मैं
फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। सुनना बात, मैं तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं? क्योंकि आपको पता होगा, पता क्या होगा, भी स्टार्ट ही हुआ है कि यदि कोई भी पर्सन शेयर खरीदना चाहता है और बेचना चाहता है डायरेक्टली नहीं खरीद सकता। क्या ये तुम हो तो तुम डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद सकती, तुम डायरेक्टली शेयर नहीं बेच सकती, तुम्हें ब्रोकर के थ्रू खरीदना पड़ेगा। एक रूल है ये, शेयर्स की परचेज और सेल शेयर ब्रोकर के बिना पॉसिबल नहीं है। और ये जो भी ब्रोकर्स आपने पढ़ा होगा, सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, जो आपके चैप्टर के अंदर आएंगे इंटरमीडियरीज आएगा। सब स्टार्ट ही हुआ ना अभी। तो किसकी बात कर रहा हूं? ब्रोकर की। तो तुमने जो शेयर खरीदे और तुमने जो शेयर बेचे, सर्विसेज नहीं है, क्योंकि वो नहीं सिक्योरिटीज का बाइंग और सेलिंग है। लेकिन मैं कौन हूं? ब्रोकर। मैं नहीं खरीद रहा, मैं नहीं बेच रहा, मैं तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मेरे थ्रू शेयर खरीदो और शेयर बेचो। तो मैं क्या कर रहा हूं? सर्विसेज दे रहा हूं, मेरी सर्विसेज। समझ में आया डिफरेंस क्या? यदि कोई पर्सन ऑन हिज ओन अकाउंट खुद अपने लिए शेयर खरीदता और बेचता है, वो सर्विसेज नहीं है। लेकिन यदि आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आप कोई अरेंजमेंट कर रहे हो जिसके थ्रू शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, तो वो क्या है? सर्विसेज। कोई एग्जांपल दे सकता है? शेयर ब्रोकर्स, तो ब्रोकर्स के नाम बताओ ना। आजकल तो ऑनलाइन करते हो ना, क्या नाम? ग्रो, जिरोदा। ये जो फ्री एडवर्टाइजमेंट करो, किसी ने कमीशन ही नहीं लिया, पूरा देखेंगे सब जिरोदा का नाम। चलो ठीक है, जो भी, अपन ज्यादा नाम नहीं लेंगे। बहुत सारी एप्स है, अपनी पेटीएम मनी भी हो गया, अपना जिरोदा भी हो गया, अपना ग्रो भी हो गया। दे आर नंबर ऑफ एप्स। क्या बेटा? एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ये दुखी ना करे, अब जब बोले जाए तो सबका नाम ले लेते। तो ये सब क्या हो गए? इनके थ्रू जब भी आप शेयर खरीदोगे बेचोगे तो चार्जेस लगते हैं। क्या लगते हैं? ये चार्जेस लेते हैं। ये सर्विसेज है। किनके लिए? मोतीलाल ओसवाल के लिए। किसके लिए? ग्रो के लिए। किसके लिए? पेटीएम मनी के लिए, जिरोदा के लिए। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन बेटा तुम्हारा नाम क्या है? राशि ने क्या किया? शेयर खरीदा। कौन सा? मैंने बोला बेटा टाटा मोटर बहुत अच्छा है, अंडर वैल्यूड है, खरीदना नहीं है, जनरल बोल रहा हूं। तो राशि ने, मैंने बोला टाटा मोटर खरीद लो, तो राशि ने मेरे कहने पे टाटा मोटर खरीदा। एक साल बाद 1000 रुपए के प्रॉफिट में बेच दिया। सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज नहीं है। सर्विसेज किनके लिए? ब्रोकर्स। किनके लिए? ब्रोकर के लिए, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जो क्या करते हैं? सर्विसेज देते हैं। जो क्या करते हैं? फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अरेंजमेंट करके, जिसके थ्रू आप शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। समझ में आ गया बेटा? ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स। आई थिंक सर्विस की डेफिनेशन क्लियर है। ये भी अपन पढ़ चुके हैं। सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटीज और अरेंजिंग द ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शंस सर्विसेज नहीं है, लेकिन सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हो, वो सर्विसेज है। समझ में आ रही बात सबको? वेरी गुड। तो क्या समझ में आया अब तक? सर गुड्स समझ में आ गया, सर्विसेज समझ में आ गया। बेटा इधर प्यारी बच्ची, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर क्या लगता है? जीएसटी। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर क्या लगता है बेटा? पीछे वाली प्यारी बच्ची, जीएसटी। में तुम बताओ, तुम बताओ, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता। सप्लाई करने पर लगेगा ना, ओनली गुड्स और सर्विसेज के ऊपर थोड़ी लगेगा। तो मैं पहले ही बोला रहा हूं, अपना स्टाइल अलग है, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डीपली जाना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से बोला जाए, सीएस के अंदर आपको एडवोकेट बनाया जाए, मतलब आपको एडवोकेट की डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन एक तरीके से आप एडवोकेट बनने वाले। सीएस इज अ कोर्स ऑफ लॉ। ये आपको समझ में आ गया होगा धीरे धीरे। सीएस ईटी तक तो समझ में नहीं आ रहा, टाइम पास हो रहा था। तो जैसे आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आए हो तो आपको लग रहा होगा सर सारे सब्जेक्ट्स में लॉ है, और धीरे धीरे आपका लॉ बढ़ेगा, तो एक तरीके से आप एक्सपर्ट बनने वाले लॉ के। और यही रीजन है कि कोई बच्चा एलएलबी करता है तो एलएलबी करने के वापस से आता है हमारे पास सीएस करने के लिए, क्योंकि सीएस एक प्रोफेशनल कोर्स है। और इसमें क्या होता है, आप एक्सपर्ट हो गए तो आप बात ही अलग है, कंपनी लॉ के एक्सपर्ट, लॉ के एक्सपर्ट। तो पूरा आप लॉ पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो? और लॉ के अंदर क्या होता है, अब आपने कभी लॉ वाली मूवी देखी? जोली एलएलबी, फनी मूड में, और भी बहुत सारी मूवीज होगी जिसमें आपने देखा होगा एडवोकेट आता है, तो देखा होगा शब्दों को पकड़ लेते। क्या करते हैं ना, एक एक वर्ड को पकड़ के इधर का उधर घुमा देते, उधर का इधर घुमा देते, वही आपको गेम खेलना सीखना।
और एक बार आप सीख गए ना तो आपको लगेगा सर कुछ है ही नहीं, सबसे इजी है, फिर आपका मन करेगा कोई और कोर्स करने का, ये तो बहुत इजी लगेगा। पर आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से एक एक वर्ड को देखना है, क्या रिक्वायरमेंट है, समझ में आ गया। ओनली गुड्स और सर्विसेज होने के आधार पे जीएसटी नहीं लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं सप्लाई करोगे तब जीएसटी लगेगा, मतलब ओनली सप्लाई करने पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई किसकी, गुड्स और सर्विसेज, ये सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, समझ में आया बेटा। जीएसटी आपका तभी लगेगा जब सप्लाई भी होगा, गुड्स भी होगा, सर्विसेज भी होगा, या दोनों होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया। गुड्स और सर्विस का मतलब समझ में आ चुका है। अब वक्त आ गया है, किसका वक्त आ गया है? सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ने का। नाउ वी कम टू द स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7। बड़े ध्यान से पढ़ना, इन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं बोला सप्लाई या डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, इन्होंने क्या वर्ड यूज किया? स्कोप। स्कोप का मतलब होता है बेटा कवरेज, कवरेज मतलब क्या क्या इंक्लूड होगा। इन्होंने सप्लाई को डेफिनेशन फॉर्म में देने की बजाय इन्होंने क्या किया, सप्लाई का मीनिंग बताने की बजाय इन्होंने ये बताया कि सप्लाई के अंदर ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं। कहां मिलेगा सप्लाई के अंदर क्या क्या कवर होगा, क्या क्या कवर नहीं होगा? सेक्शन 7। सेक्शन 7 किसका? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट कहां से आ गया, किसका? ये CGST एक्ट 2017। किसका बेटा? CGST एक्ट 2017। और मैंने स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अपन प्रोविजन किसके पढ़ रहे हैं सारे, अभी CGST एक्ट 2017 क्लास में पढ़ रहे हैं, राइट एवरीवन? As per section 7 of CGST Act 2017, supply include as per section 7 subsection 1। पॉइंट नंबर A, डबल A, B और C। कितने पॉइंट हो गए? आई रिपीट, A, डबल A, B और C। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट आपको याद करना है कि सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। सप्लाई इंक्लूड्स, पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए के अंदर क्या दिया, मैंने पहले ही बोला कि इन्होंने सप्लाई को डिफाइन नहीं किया, सप्लाई का मीनिंग नहीं बताया, इन्होंने बताया कि सप्लाई के अंदर ये इंक्लूड कर सकते हैं या ये इंक्लूड होगा। तो सप्लाई इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई की डेफिनेशन में सप्लाई का वर्ड यूज कर रहे। अभी मैंने बोला सप्लाई को डिफाइन नहीं कर रहे, सप्लाई का कवरेज बता रहे। कवरेज मतलब क्या क्या इंक्लूड। तो सप्लाई इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ, सच एज। बेटा सच एज का मतलब पता है तुम्हें? तुम बताओ। ग्रामर, ग्रामर तुम्हें 12th की इंग्लिश आती है नहीं आती यार, पोल खुल जाएगी बेटा। तुम बताओ सच एज का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुमने बहुत प्रॉपर हिंदी बता दी जैसे कि, तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए सच एज मतलब कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, इसका मतलब ये एग्जांपल्स है, इसके अलावा कुछ और भी इंक्लूड हो सकता है। तो डेफिनेशन जो है ना सप्लाई की बेटा क्या है? वाइडर है, क्योंकि ये प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहे, बता रहे हैं कि हम ये इंक्लूड करके बता रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी इंक्लूड किया जा सकता है। ये एग्जांपल दे रहे हैं कि सप्लाई की क्या क्या फॉर्म्स हो सकती है, किन किन फॉर्म में आप सप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेल। सेल का मतलब क्या होता है कि आपने कोई ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी। क्या कर दी? तो सेल का मतलब होता है आपने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, या ट्रांसफर कर दिया आपने, या बार्टर। बार्टर का मतलब क्या होता है? तो यदि आपने कोई सेल किया तो वो भी क्या माना जाएगा? सेल भी क्या है? सेल भी आपका सप्लाई के अंदर आएगा, ट्रांसफर भी आपका सप्लाई के अंदर आएगा, बार्टर भी आपका सप्लाई के अंदर आएगा, और एक्सचेंज भी आपका क्या होगा? सप्लाई माना जाएगा। कोई बच्चा बताएगा बार्टर और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? बार्टर और एक्सचेंज। हाँ बेटा तुम बताओ। नहीं, वापस बोल रहे हैं। और बताओ बार्टर एक्सचेंज। बार्टर में मनी इन्वॉल्व नहीं होती,
बार्टर में प्योर गुड्स के बदले गुड्स या सर्विस समथिंग लाइक दैट। जैसे तुमने बोला कि राइस के बदले आपने लैंड दे दिया, राइस के बदले आपने फैन दे दिया, अम्ब्रेला दे दिया, प्रोजेक्टर के बदले आपने क्या किया, फर्नीचर दे दिया, समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर। बार्टर मनी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, बार्टर में कहीं भी मनी इन्वॉल्व नहीं है, गुड्स के बदले गुड्स। आप क्वांटिटी डिसाइड कर लोगे कितने गुड्स के बदले कितने गुड्स देना है, लेकिन मनी वाला पार्ट नहीं आता। एक्सचेंज क्या है, कभी आपने पुरानी टीवी के बदले, बेटा तुम्हारे घर में पुराना टीवी पड़ा ना, तो उसके मतलब ये भी धन सहस आएगा ना बेटा, तो धन सहस में क्या करना, पुराना टीवी दे देना और नया टीवी ले लेना, लेकिन बदले में क्या देना पड़ेगा, 15,000 रुपए भी देने पड़ेगे। ऐसा अपन करते ना बेटा, धन सहस में पुरानी कार के बदले नई कार और साथ में 1 लाख रुपए दे दिए। तो समझ में आया कि यह पुराने फ्रिज के बदले नया फ्रिज और आपने 10,000 रुपए और दे दिए, मतलब मनी इन्वॉल्व है। मतलब एक्सचेंज भी हो रहा है लेकिन मनी वाला पार्ट भी इन्वॉल्व है, बार्टर के अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो चाहे एक्सचेंज हो चाहे बार्टर, चाहे एक्सचेंज हो या बार्टर हो या सेल हो या ट्रांसफर हो, ये सब क्या है, सप्लाई। सप्लाई के अंदर और क्या इंक्लूड होगा, लाइसेंस। क्या बेटा, फॉर एग्जांपल यदि आपको गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, जनरली गवर्नमेंट भी लाइसेंस देती है। किसका लाइसेंस देती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लाइसेंस दिए जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के लिए भी लाइसेंस दिया जाता है, जैसे आपको टेलीकम्युनिकेशंस के लिए भी लाइसेंस दिया जाता है, माइनिंग करने के लिए भी लाइसेंस दिया जाता है। या ये प्राइवेट लोग भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, आपको विंडो चाहिए, कंप्यूटर तो है, कंप्यूटर विंडोज के बिना चलता ही नहीं है। तो यदि आपको विंडो चाहिए, विंडो 10, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की विंडो 10 का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो एवरी ईयर लेना पड़ता है। पता होगा सर, जिनको पता नहीं है वो सब फ्रॉड है। सब फ्रॉड समझ में आया बेटा, डुप्लीकेट चल रहा है तुम्हारे। ओरिजिनल के लिए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू बी एक्वायर्ड, पता होगा तुम्हें। और लाइसेंस मतलब आपको 1 ईयर का लाइसेंस मिलता है, जिसके लिए आपको 500,000 रुपए जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो पे करने पड़ते हैं। आप ऑनलाइन भी लाइसेंस खरीद सकते हैं, ये हुआ लाइसेंस फीस। तो लाइसेंस भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा। लाइसेंस हो या रेंटल हो, रेंटल मतलब यदि आपने मकान को रेंट पे दे दिया, क्या ओनली मकान को ही रेंट पे दिया जाता है, सर साइकिल को भी तो रेंट पे दिया जाता है। गोवा गए हो कभी, गोवा वहां तो एक्टिवा को ही रेंट पे दिया जाता है। हम तो एक्टिवा को रेंट पे लेके सर बड़ा मजा आता है, वहां पे घूमो बिंदास। सर 400 रुपए पर डे के अंदर रेंट पे मिल जाती है। अभी पता नहीं, मैं गया था 6 साल पहले, तब मुझे 400 रुपए पर डे पे मिल गई थी एक्टिवा रेंट पे। क्या बेटा, एक्टिवा रेंट पे लो, हमसे मिलता, बहुत अच्छा बिजनेस है वहां तो एक्टिवा रेंट पे देने का। तो एक्टिवा को भी रेंट पे दिया जाता है, प्रोजेक्टर भी रेंट पे दिए जाते हैं, टीवी भी रेंट पे दिए जाते हैं, एलईडी जो एलईडी जो होती है, बड़ी बड़ी एलईडी जो होती है वो भी रेंट पे दी जाती है। तो आपका काम रेंटल, तो रेंटल भी सप्लाई, रेंटल भी सप्लाई। मकान को रेंट पे दिया 11 महीने के लिए, तो वो भी क्या है, सप्लाई। समझ में आ गई बात। लीज, कोई बच्चा बताएगा लीज में और रेंट पे क्या डिफरेंस होता है। यदि किसी मकान को आपने 11 महीने के लिए रेंट पे दिया, मतलब रेंटल में मूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है, सुनना बात, रेंट में मूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है। मूवेबल तो सारी कवर्ड है, लाइक आपने प्रोजेक्टर को रेंट पे दिया, प्रोजेक्टर को लीज नहीं बोलोगे आप कभी। आप यदि किसी बंदे को प्रोजेक्टर पे रेंट पे दे रहे हो, बोलोगे रेंट पे दिया, क्या बोलोगे, प्रोजेक्टर को रेंट पे दिया, टीवी को रेंट पे दिया, फर्नीचर को रेंट पे दिया, एसी को रेंट पे दिया। समझ में आ गई बात, रेंट ही बोलते हो। मकान के लिए भी रेंट पर यूज किया जाता है, यदि आपने 11 महीने के लिए दिया हो तो अप टू 11 मंथ्स। कितने मंथ्स। लेकिन यदि आप सामने वाले को यदि कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मकान यदि 11 महीने से ज्यादा के लिए देते हो, आप लीज बोलते हो। जैसे प्रॉपर्टी है, मैंने लीज पर ली है, मैं रेंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि 5 इयर्स का हमारा लीज एग्रीमेंट है। क्या बेटा, लीज एग्रीमेंट है 5 इयर्स का। मोर देन 11 मंथ्स क्या बन जाता है बेटा, लीज। तो चाहे लीज हो या रेंट हो, सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। कितने पॉइंट हो गए, 7। लास्ट पॉइंट, डिस्पोजल। क्या बेटा, ये पीछे वाला एसी बढ़िया नहीं यार, नया एसी सब एग्जाम्पल है, पता चलेगी क्लास के पहुंच जाओ। तो ये जो एसी ये बड़ा पुराना है, मान लो, ये नहीं मुझे पता ही, अभी 3 साल पहले ही खरीदा है, तो मान लो 10 साल पुराना एसी है,
नहीं 10 साल पुराने भी ऐसी एक दो हम दिए थे उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, तो वो इस रूम में नहीं लगा, तो हमने दिए थे इस बार कम से कम हमने 8 एसी डिस्पोज ऑफ कर दी, क्योंकि ओरिजिनल गाय ना बहुत सारे पुराने एसी थे जो 2008 के खरीदे हुए थे, कोई 2009 के खरीदे हुए थे, वो सब हटाए। अब डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, पुराने एसी को निकाल दिया। तो क्या मेरा काम है एसी ले लो, एसी ले लो, चिन्मय एसी ले लो, चिन्मय एसी ले लो, सर आपका काम एसी बेचना थोड़ी है, मैं एसी बेचने वाला लगता हूं। हमारा क्या काम, क्लासेस ले लो, क्लासेस 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 क्लासेस, अपना करियर बनाओ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मतलब ये कि वी प्रोवाइड अ कोचिंग फॉर कॉमर्स, यस और नो। तो कोचिंग करते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है यदि कोई फर्नीचर, कोई एसी, व्हाटएवर, तो कोई भी फॉर एग्जांपल असर यदि प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो उसको क्या क्या है, डिस्पोज ऑफ। क्या क्या है, डिस्पोज ऑफ भी सप्लाई, मजेदार क्या बेटा, वो भी सप्लाई, वो भी समझ में आए कि नहीं आया? कितने पॉइंट हो गए? सप्लाई की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? क्या सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आटो के आटो आइटम सप्लाई तभी माने जाएंगे जब ये आपने सप्लाई की हो, एग्रीड और मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। क्या बेटा, क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, बिजनेस। अब जब बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा बिजनेस एसी का नहीं, मेरा बिजनेस किसका है? मेरा बिजनेस किसका है? कोचिंग का। लेकिन कोचिंग के बिजनेस के लिए जरूरी है बेटा एक काम, नीचे बैठो थरी पे, सर आप कल से नहीं आ रही। अब यही फॉर एग्जांपल आज मैं अपनी कोचिंग की सर्विस प्रोवाइड करूं बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, कोई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। ये बोल बेटा डरी में बैठना पड़ेगा, सारे एसी बंद करो, सारे फैन बंद करो, सब ये भी जरूरी है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कोचिंग है लेकिन ये सब जरूरी है ना, तो पुराने एसेट डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे। तो यदि बिजनेस के अंदर मैं अपने पुराने एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देता हूं, पुराने कंप्यूटर को डिस्पोज ऑफ कर देता हूं, जिसके बदले जैसे एक एसी मैंने दे दिया था 4000 रुपए में, एक दे दिया था 8000 रुपए में, तो ये सब क्या है, सप्लाई जीएसटी लगेगा। समझ में आए कि नहीं? लेकिन बेटा ये एसी मैंने किसी को ऐसे दे दिया, क्या किया, एक कंप्यूटर था पुराना था, मैंने नया कंप्यूटर खरीदा, तो किसी ने आके बोला मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, आपको भगवान दुआई देगा, दे दो ना कंप्यूटर। मैंने बोला ले जाना कंप्यूटर, क्या फर्क पड़ता है, 2 3 4 5 हजार रुपए कोई दे रहा है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, क्या लेके जा पाया है, ले जा फ्री में। तो यदि मैंने अपना कोई पुराना कंप्यूटर, मैंने अपना कंप्यूटर मैंने किसी को फ्री में दे दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेकिन पैसा लिया नहीं सप्लाई, लेकिन मैंने कंप्यूटर 3000 रुपए में दिया था सप्लाई। समझ में आया कि नहीं आया? कितने आइटम है बेटा, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल फॉर ए कंसिडरेशन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस के दौरान या बिजनेस को फर्दर एक्सपांड करने के लिए यदि इनमें से कोई भी 8 एक्टिविटी यदि आपकी द्वारा की जाती है तो सप्लाई माना जाएगा। मजा आ गया। पहला पॉइंट याद हो गया, डबल ए, सॉरी ए पॉइंट समझ में आ गया। नाउ वी कम टू डबल ए। हाँ कंसिडरेशन, यस एक अच्छी बात, आगे बताऊंगा लेकिन तुमने पूछ लिया इसलिए बोल देता हूं। एक डाउट आया, कंसिडरेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? कंसिडरेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड। जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन मनी के फॉर्म में हो, कंसिडरेशन काइंड के फॉर्म में भी हो सकता है। तभी तो अपन ने क्या बोला, बार्टर भी सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन मनी के फॉर्म में नहीं आ रहा, कंसिडरेशन काइंड में तो आ ही रहा है। और कोई डाउट? आगे कंटिन्यू करें। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर डबल ए। डबल ए एक बात ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कंफ्यूजन के पर्पज के लिए इन्होंने क्या किया, सप्लाई में कवर कर लिया डबल ए। फिर तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम फर्स्ट दक्षता, और ये सबके नाम नहीं पूछना, टाइम लगेगा। तो तुम सबने फॉर एग्जांपल ये 6 बच्चों ने क्या किया, 6 बच्चों की बात कर लेते हैं, क्या किया तुम लोगों ने, ग्रुप बना दिया। ठीक है ना?
जैसे ना वो मूवी थी बिच्छू गैंग, हम भी ये जॉस में बातें करो, उसमें मूवी आई थी, शायद तुम पैदा ही नहीं हुए होंगे तब तक, देखी नहीं तुमने, शाहरुख खान की मूवी थी, बहुत पुरानी मूवी थी। मूवीज में देखा होगा कि कॉलेज लाइफ के अंदर तुम तो कॉलेज जाओगे नहीं बेचारे, अब तो ये कर रहे हो, हर चीज का सैक्रिफाइस तो होता ही है ना। तो ठीक है, लेकिन मूवीज में देखा होगा कॉलेज लाइफ के अंदर गैंग हो जाते हैं, अपने अपने ग्रुप्स हो जाते हैं और बोलते बड़ा ग्रुप बड़ा फेमस है, हमारे ग्रुप में आने का है, ऐसे नहीं लेते हमारे ग्रुप में 2000 रुपये देना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ऐसा होगा क्या क्या होगा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या किया, 6 बच्चों ने अपना ग्रुप बना दिया, इन बच्चों ने शैतान ग्रुप। क्या नाम है तुम्हारे ग्रुप का? शैतान ग्रुप। इन्होंने बोला हमारा ग्रुप बड़ा फेमस है, शैतान गैंग। हमारे ग्रुप में एंटर होना है तो 1000 रुपये लगेगा। क्या किया इन्होंने, अपने ग्रुप की एंट्री फीस भी रख ली, कुछ ग्रुप फेमस हो जाते हैं तो अपनी एंट्री फीस भी रख लेते हैं, और अपने ग्रुप के अंदर क्या होता है, कुछ बेनिफिट भी देंगे अपनी, बाकी तो नहीं देंगे, जो हमारे ग्रुप के लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे कुछ ग्रुप और क्लब के नाम पता है? रोटरी क्लब नाम सुना है किसी? रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब। क्लब मतलब कोई भी एसोसिएशन जहां नंबर ऑफ पर्सन आपस में जुड़ जाते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देने के लिए कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, ये भी सप्लाई माना जाएगा। नहीं आया समझ में? क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि आपने कोई कंपनी नहीं बनाई। क्या कोई कंपनी नहीं बनाई, आपने सिर्फ एक ग्रुप बनाया। क्या बनाए? अपने लिए, अपने ही द्वारा, मतलब अपने कुछ 4-5 लोगों का, 10-15 लोगों का, 20-25 लोगों का कुछ एक कैटेगरीज आपने बनाई, उसमें आपने एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप के अंदर क्या किया, कुछ अमाउंट चार्ज किया सबने मिलके और बोला कि अपन अपने ही मेंबर को बेनिफिट देंगे। ये रोटरी क्लब करता है, बहुत सारे रोटरी क्लब बने हुए हैं। तो वो क्लब क्या करते हैं, अपने मेंबर से 20,000 25,000 रुपए चार्ज करते हैं, फिर 25,000 चार्ज करके उनको पार्टीज करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पार्टीज करते हैं, डोनेशंस देते हैं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? किसके लिए? अपने ही मेंबर के लिए, बाकी के लिए नहीं। जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हीं को क्या करेंगे, घूमने के लिए लेके जाएंगे, कहीं रिजॉर्ट पे लेके जाएंगे, कहीं पार्टी पे लेके जाएंगे। वो समझ में आ गई बात बेटा? तो यदि अपने ही मेंबर ने ग्रुप बनाया और ये ग्रुप मिलके अपने ही मेंबर को क्या कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसके लिए कंसिडरेशन मेंबरशिप फॉर्म के अंदर या किसी और फॉर्म से, मतलब सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में या मेंबरशिप फीस के फॉर्म में कोई भी अमाउंट चार्ज किया जाता है, सप्लाई माना जाएगा। समझ में आ गई बात? फर्स्ट जुलाई 2021 को एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया था, AA, एनी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस, एनी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय ए पर्सन अदर देन ए इंडिविजुअल। इंडिविजुअल नहीं है, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इंडिविजुअल नहीं, एक ग्रुप। इसको आप ग्रुप बोल सकते हो, एसोसिएशन बोल सकते हो, क्लब बोल सकते हो, जो भी आपको नाम बोलना है नाम। इंडिविजुअल नहीं, कौन? ग्रुप। और ये ग्रुप किससे बना हुआ? इंडिविजुअल से बना हुआ, नंबर ऑफ पर्सन से बना हुआ। बात समझ में आ रही बेटा? एनी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय ए पर्सन बट अदर देन एन इंडिविजुअल। तो ये पर्सन कौन हो गया? कौन हो गया? कोई भी ग्रुप, कोई भी एसोसिएशन, टू इज मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर। मैंने क्या बोला, कुछ मेंबर को आपने अपने ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया और बोला कि आपको मेंबर बनना है तो क्या देना पड़ेगा? कोई केस दे दिया, कोई डेफर्ड पेमेंट दे दिया, कोई भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे दिया, मतलब कोई भी मेंबर से फीस आपकी लगेगी, या कोई भी कंसिडरेशन आपको पे करना पड़ेगा, या कोई भी चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, या कोई भी सब्सिक्रिप्शन अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। दैट विल बी ट्रीटेड एज ए। नहीं आया समझ में? मतलब ये एग्जांपल है, लेकिन ये तो शैतान ग्रुप ही है, और इस शैतान ग्रुप में रियल में एक ग्रुप बना लिया और बोला कि हमारा एक ग्रुप है, और ये ग्रुप के अंदर अब ये बच्ची बोलती है मुझे भी आना है। ऐसे नहीं आने देंगे, 5,000 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? बोलती मुझे तो आना ही नहीं है। ये बच्ची बोलती मुझे तो आना है, मना करिए, 5,000 रुपये आप नहीं मना करिए। वो पीछे वाली बच्ची बोल रही है प्यारी सी, ये बोलती मैं आ जाऊंगी, तो जब 5,000 रुपये दिया बोला तेरे को बेनिफिट मिलेगा हमारे ग्रुप का, बाकी कर देंगे। अब ये बच्चे आउटसाइडर है, फटाफट सिर्फ उसको जो भी हमारे ग्रुप के होंगे उनको हम प्रिविलेजेस देंगे,
बेनिफिट्स देंगे। समझ में आया पॉइंट? तो ये क्या हो गया, सप्लाई माना जाएगा। तो जब तुम 5,000 रुपीज चार्ज करोगे, जब वही ग्रुप अपने मेंबर से 5,000, 10,000 या जो भी अमाउंट चार्ज करेगा मेंबरशिप फॉर्म में या एनी अदर फॉर्म में, तो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। समझ में आ गई बेटा? कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए, 2 ही तो हुए, फिर 4 कैसे बोला? ठीक है, मजे लेता रहता हूं। 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट और है, लेकिन टाइम हो गया अपना, तो अपन बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बड़ी रिकॉल कर लेते जितना अपन ने पढ़ा, बाकी 2 पॉइंट बी और सी अपन कल पढ़ेंगे। क्या पढ़े थे अपन बेटा? सप्लाई, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। पॉइंट नंबर 1 क्या था बेटा? 8 आइटम। कितने? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस और डिस्पोजल फॉर ए कंसिडरेशन इन दी कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब कंसिडरेशन होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा। समझ में आई बात? पॉइंट नंबर डबल ए के अंदर भी कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या, यदि कोई भी ग्रुप या एसोसिएशन अपने मेंबर्स से किसी भी फॉर्म में कोई भी कंसिडरेशन चार्ज करता है तो भी सप्लाई माना जाएगा। याद हो गया? समझ में आ गया एवरीवन? बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए